चलिए आइए आज सीआरपीसी के साथ हम लोग डील करते हैं। तो समझना कि सीआरपीसी में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। तो देखिए सीआरपीसी में अगर प्रैक्टिकल अप्रोच डेवलप कर लेते हैं कि सीआरपीसी को प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप कैसे पढ़ना है, अगर आप समझ गए तो फिर हमारा काम आसान हो जाएगा। तो पहले वही अप्रोच, पहले तो स्टेप सीखेंगे और स्टेप के बाद उस स्टेप के साथ साथ कौन कौन सेक्शन को रिलेटेड है उसको देखेंगे। और फिर नेक्स्ट क्लास में एक बार हम लोग को अगर स्टेप याद हो गया तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, उसको डिटेल में उस पर बात कर लेंगे। तो चलिए हम लोग वही स्टेप को समझते हैं। सपोज कीजिए मैं प्रोसीजर कोड 1973 यही है, ठीक है। चलिए देखिए ऐसे अगर इसमें देखेंगे तो कितना चैप्टर है, 37 चैप्टर है। कितना चैप्टर है, 37। अब 37 चैप्टर उसके बाद सेक्शन देखेंगे तो आपको लगेगा कभी याद ही नहीं हो सकता। लेकिन देखिए स्टेप बाय सीखने से कैसे याद हो जाएगा। कुछ नहीं, इसको इजी वे में समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले तीन पार्ट में इसको डिवाइड कर लीजिए। क्या कीजिए, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। क्या क्या, प्री ट्रायल स्टेज, प्री ट्रायल स्टेज, ट्रायल स्टेज। दूसरा क्या होगा, ट्रायल स्टेज होगा, ट्रायल स्टेज होगा। और लास्ट क्या होगा, पोस्ट ट्रायल स्टेज, पोस्ट ट्रायल स्टेज। क्लियर, कोई बात नहीं है। मतलब एक ट्रायल से पहले का स्टेज, एक ट्रायल के बाद का स्टेज, बीच में ट्रायल का स्टेज। क्लियर। अब देखिए पहले ये समझ लीजिए कि प्री ट्रायल स्टेज होता है क्या। प्री ट्रायल स्टेज में हम क्या करते हैं, ट्रायल का प्रिपरेशन करते हैं। और ट्रायल का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, हम एविडेंस ही गैदर करके लेके जाएंगे तभी तो ट्रायल स्टार्ट होगा। इसमें मेनली हम क्या करते हैं, ट्रायल के लिए जो हमको एविडेंसेस की जो जरूरत होगी उसी को हम कहाँ पर गैदर करते हैं, प्री ट्रायल स्टेज। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए सपोज करते हैं कि ऑफेंस इज कमिटेड, या सपोज कीजिए कि इफ ऑफेंस इज कमिटेड। ध्यान से समझिएगा। सपोज करते हैं कि एक ऑफेंस हो गया। क्लियर है। तो जब भी एक ऑफेंस होगा तो क्या होगा, उसका इंफॉर्मेशन किसको देंगे, सीधे समझिए कि जब ऑफेंस होगा तो क्या करेंगे, हम इन्फॉर्म करेंगे। क्योंकि लॉ कहता है कि आपको लॉ को अपने हाथ में नहीं, मतलब आपको पावर नहीं है कि आपके साथ कोई ऑफेंस किया तो आप उसको पनिश कीजिए। ये किसकी ड्यूटी है, कोर्ट की ड्यूटी है। पनिश करने की पावर आपके पास नहीं है। ये किसके पास पावर है, कोर्ट के पास। तो आप क्या करेंगे, जैसे ही आपके साथ ऑफेंस हुआ तो इसको क्या करेंगे, आप इन्फॉर्म करेंगे। तो किसको इन्फॉर्म करेंगे, तो पहले ही समझिए कि इन्फॉर्मेशन, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये किसको देंगे, समझिए किसको देंगे इन्फॉर्मेशन। या तो पुलिस को देंगे, तो पुलिस ऑफिसर। किसको देंगे, पुलिस ऑफिसर को। या किसको देंगे, तो कंप्लेन टू मैजिस्ट्रेट। अभी जस्ट क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा आपको वेट करना है। कुछ नहीं, अभी तक मैं क्या बताया। पहले तो हम लोग सीआरपीसी को एज ए कन्वीनियंट प्रैक्टिकल अप्रोच में समझने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 स्टेज में डिवाइड कर देंगे। एक प्री ट्रायल स्टेज है, दूसरा क्या है, ट्रायल स्टेज है, और तीसरा क्या है, पोस्ट ट्रायल स्टेज है। मैं बोला कि यही ट्रायल स्टेज में जो हमको एविडेंसेस की रिक्वायरमेंट होगी उसी को हम कहाँ पर गैदर करते हैं, प्री ट्रायल स्टेज में। ठीक है। अब देखिए इसमें होगा क्या, हम एक मान लें कि सपोज कि एक ऑफेंस हो गया। देखिए ऑफेंस जब होगा तो उसके बाद दूसरा स्टेप जो होता है वो क्या होगा, हम इन्फॉर्म करते हैं। किसको इन्फॉर्म करेंगे, पुलिस ऑफिसर को करेंगे। जहां पर पुलिस ऑफिसर को करना होगा वहां पुलिस ऑफिसर करेंगे। जहां पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट को करना होगा क्या किसको करेंगे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट या कोर्ट को करेंगे। अब समझिए कि जब आप पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि जब आप पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे तो होगा क्या। तो देखिए ऑफेंस जो है वो 2 तरह का होता है। ये जो ऑफेंस वो कितने तरह का होता है, 2 तरह का। एक होता है कॉग्निजिबल ऑफेंस। क्लियर, ये क्या है, कॉग्निजिबल ऑफेंस। और दूसरा नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस।
क्लियर है? ऑफेंस कितने तरह के होते हैं? दो, कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल। अब सपोज कीजिए कि आपके साथ ये जो ऑफेंस हुआ अगर ये कॉग्निजेबल नेचर का है या अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तब ये इंफॉर्मेशन पुलिस अफसर कहाँ लॉन्च करेगी? सेक्शन 154 में एज ए एफआईआर। इतना बात क्लियर है? क्या करेगी? एज ए एफआईआर लॉन्च करेगी। दूसरा समझिए, सपोज कीजिए कि अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड ऑफेंस हुआ है, ठीक है, तब क्या होगा? तब पुलिस क्या एनसीआर लॉन्च करेगी। कहां पर? 155 सीआरपीसी। थोड़ा तो प्रैक्टिकल रवि आपको पता है, आप समझ पा रहे होंगे। देखिए यहाँ से अब स्टार्ट हो जाएगा चीज, तो आपको ध्यान से समझना। कुछ नहीं, हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड किए, प्री ट्रायल स्टेज, ट्रायल स्टेज और पोस्ट ट्रायल स्टेज। आप हम लोग एक सपोज किए कि कोई एक ऑफेंस कमिट हुआ, तो ऑफेंस कमिट होता है तो क्या होता है? हमको इन्फॉर्मेशन देना होता है, तो हम पुलिस ऑफिसर को भी देते हैं जहां पर पुलिस ऑफिसर को देने की जरूरत होती है, और हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भी देते हैं जहां जुडिशियल मजिस्ट्रेट को देने की जरूरत होती है। तो पुलिस ऑफिसर को हम 2 अलग अलग ऑफेंस में अलग अलग सेक्शन में वो लॉन्च करेगा, ठीक है, हमारे इन्फॉर्मेशन को। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस हमारे साथ हुआ है तो पुलिस ऑफिसर सेक्शन 154 में एफआईआर लॉन्च करेगा। क्लियर है? और अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो सेक्शन 155 सीआरपीसी में एनसीआर लॉन्च करेंगे। क्लियर है? अब एक बार सीआरपीसी का बी एक्ट निकालिए और उसमें मैं दिखाता हूं कि ये लिखा हुआ है कि नहीं, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल, और दूसरा पुलिस ऑफिसर। यही 2 बात हमको ढूंढना है। तो चलिए पहले निकालिए सेक्शन 154। सेक्शन 154 निकालिए। निकाले, मैं पढ़ के खुद बताता हूँ, केवल आप निकाल लीजिए केवल। देखिए क्या लिखा हुआ है, एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, उसको सर्कल कर लीजिए, है कॉग्निजेबल ऑफेंस। क्लियर हो गया? आगे देखिए क्या लिखा हुआ, पुलिस लिखा हुआ है कि नहीं ये देख लेना। इफ गिवन ऑरली टू एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, मतलब एक चीज मिल गया कि कॉग्निजेबल ऑफेंस, और दूसरा पुलिस ऑफिसर। मैं तो यही बता रहा हूँ कि अब पुलिस ऑफिसर को हम लोग इन्फॉर्म कर रहे हैं, अभी इनको तो कर ही नहीं रहे हम, किसको कर रहे हैं? पुलिस ऑफिसर को। क्लियर है? अब चलिए 155 देखते हैं कि क्या नॉन कॉग्निजेबल की बात कर रहा है कि नहीं। तो देखिए मैं पढ़ रहा हूँ पहला क्लॉज, आप लोग देखिए केवल। व्हेन इंफॉर्मेशन इज गिवन टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन, पहले तो हो गया पुलिस, of the commission within the limit of such station of a cognizable offence, non cognizable offence, उसको भी सर्कल में क्लोज कर लीजिए। तो पता चल गया कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस रिलेटेड ऑफेंस अगर हुआ है तब पुलिस ऑफिसर उस इंफॉर्मेशन को कहां लॉन्च करेंगे? 150। लेकिन अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ तो एनसीआर रिपोर्ट कहां लॉन्च करेंगे? 155। क्लियर है? चलिए अब हमको ये समझना है कि एफआईआर जब लॉन्च कर दिया गया, एफआईआर जब लॉन्च हो गया तो इसके बाद का स्टेप क्या होगा? जनरली लोग समझते हैं कि इसके बाद का स्टेज है इन्वेस्टिगेशन, लेकिन इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, ये समझना। यहाँ मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि अगर इसको ये डील कहाँ पर हम लोग करेंगे, ये चैप्टर 15 में डील करेंगे इसको, तो इसको हम लोग बाद में पहले इसको क्लियर कर लेंगे तब इसको पढ़ेंगे। कहाँ पर? चैप्टर 15। क्लियर है? जहाँ से 200 से 16 में इन्फॉर्मेशन होता है वहां पर। इतना मैं बता देता हूँ क्योंकि मिटाऊंगा मैं। प्री ट्रायल स्टेज में हम लोग सपोज किए कि एक ऑफेंस कमिट हुआ है। क्लियर है? ऑफेंस जैसे ही कमिट होता है तो हम लोग जानते हैं नेचुरली, हम लोग इन्फॉर्म करते हैं पुलिस ऑफिसर को। हम लोग क्या करेंगे? पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्मेशन देंगे, तो क्या वो सुन लेगा? नहीं, उसको रिकॉर्ड करेगा। तो अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर हुआ है तो वो सेक्शन 154 में एज ए एफआईआर रिकॉर्ड करेगा, और अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो एनसीआर लॉन्च करेगा अंडर सेक्शन 155। अब इसके बाद हम देखते हैं सेकेंड स्टेज क्या है। आप लोग को यहीं से एरो डालना है और कंटिन्यू करना, ठीक है? चलिए ठीक। पॉज नहीं करना, चल रहा था। चलिए ये समझ गए। तो अब एक चीज आप समझ गए कि एफआईआर लॉन्च हो गया। अब समझते हैं कि एफआईआर लॉन्च होने के बाद होता है क्या। समझिए, देखिए एफआईआर लॉन्च होने के बाद अगर सेक्शन से ही मैं लिख लेता हूं, सेक्शन 157 में
पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि वो क्या करे, अक्रेंस रिपोर्ट सेंड करे। क्या सेंड करे? अक्रेंस रिपोर्ट। ये अक्रेंस रिपोर्ट सेंड किसको किया जाएगा? जुडिशियल मजिस्ट्रेट को किया जाएगा। इसमें भी मैं बताऊंगा कि जिसको पावर है कॉग्निजेंस लेने का, तो अभी मैं जस्ट बताऊंगा, पहले इसको समझ लेते हैं कि अक्रेंस रिपोर्ट होता क्या है। देखिए, अक्रेंस रिपोर्ट का मतलब होता है एफआईआर, बहुत इंपॉर्टेंट है, एफआईआर प्लस इंडोर्समेंट बाय पुलिस ऑफिसर। समझ में आया कि अब देखिए, जैसा ही एफआईआर लॉन्च होगा तो पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि वो क्या करे, एक ऐसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट को जिसको पावर है कॉग्निजेंस लेने का, उसको वो क्या करेगा, एफआईआर प्लस इंडोर्समेंट, वो जो इंडोर्समेंट करके पुलिस ऑफिसर भेजेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, अक्रेंस रिपोर्ट। इट मींस पुलिस ऑफिसर की वन सेक्शन 157 में ड्यूटी है कि जैसा ही एफआईआर लॉन्च होगा तो वो क्या करेगा, अक्रेंस रिपोर्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट को सेंड करेगा। अब एक चीज समझिए कि ठीक है, अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अक्रेंस रिपोर्ट भेजा जाएगा, लेकिन ये अक्रेंस रिपोर्ट दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है? दो तरह का। देखिए, एक होता है पॉजिटिव अक्रेंस रिपोर्ट, पॉजिटिव अक्रेंस रिपोर्ट, और दूसरा क्या होता है, निगेटिव अक्रेंस रिपोर्ट, निगेटिव अक्रेंस रिपोर्ट। रवि, इतना ध्यान से देखना है कि याद हो जाए, ठीक है ना, इसी पर इसलिए ज्यादा कंसंट्रेट रखना अपने आप को। देखिए, पॉजिटिव अक्रेंस रिपोर्ट मतलब क्या हुआ, जहां पर पुलिस ऑफिसर इस इंडोर्समेंट में कहा कहेगा कि आई एम विलिंग टू इन्वेस्टिगेट दैट पर्टिकुलर केस, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जहां पर इन्वेस्टिगेशन को वो क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव अक्रेंस रिपोर्ट। लेकिन जहां पर पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन से मना कर देगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव अक्रेंस रिपोर्ट। क्लियर हो गया? जहां पर वो कहेगा कि मैं इन्वेस्टिगेशन करना चाहता हूं इंडोर्समेंट में, तो उसको क्या माना जाएगा, पॉजिटिव अक्रेंस रिपोर्ट। और जहां पर इन्वेस्टिगेशन से मना करेगा उसको क्या कहेंगे हम, नेगेटिव अक्रेंस रिपोर्ट। और जैसे ही नेगेटिव अक्रेंस रिपोर्ट प्रोड्यूस करेगा पुलिस ऑफिसर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने, वैसा ही कौन सा सेक्शन पिक्चर में आएगा, सेक्शन 159। कौन सा सेक्शन आएगा, सेक्शन 159। अभी मैं वर्बली बता देता हूँ, फिर बाद में जब हम लोग डिटेल में इसको डील करेंगे तो मैं एक एक चीज लिखाऊंगा। क्या होगा, या तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या करेंगे कि इसके लॉजिक को मान लेंगे कि क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन करना चाहते, अगर उनको सेटिस्फाई हो जाएंगे तो वो चुप रह जाएंगे। नहीं, उनको अगर लगेगा कि नहीं ये जो पार्टिकुलर केस में इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो ऐसी सिचुएशन वो क्या करेंगे, ऑर्डर देंगे कि भाई आप क्या कीजिए, इन्वेस्टिगेशन कीजिए। यहाँ वो क्या करेंगे, ऑर्डर देंगे, या क्या करेंगे, खुद से इंक्वायरी करेंगे। तो ये सब काम कहाँ पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट को पावर है, सेक्शन 159। क्लियर? इसका आप लॉजिक और ऑब्जेक्ट भी समझ सकते हैं। सपोज के पुलिस ऑफिसर वाइस है किसी केस को लेकर के, या किसी को बचाना चाह रहा है, केस को क्लोज करना चाह रहा है, तो उसी चीज से बचने के लिए या उसी जो किसी के साथ इनजस्टिस होने से बचाने के लिए किसी पर्सन को ये सेक्शन 159 का प्रोविजन बनाया गया सीआरपीसी। क्लियर है? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखिए, इसमें एक क्वेश्चन इंटरव्यू में भी और दूसरा आपको क्वेश्चन भी आप पूछ देता है कि किस मजिस्ट्रेट को यह अक्रेंस रिपोर्ट सेंड किया जाएगा। आप देखिए सेक्शन 157 में एक एक्सप्रेशन होगा, टू टेक कॉग्निजेंस, एम्पावर टू टेक कॉग्निजेंस। देखिए लिखा हुआ है एम्पावर टू टेक कॉग्निजेंस, मजिस्ट्रेट एम्पावर टू टेक कॉग्निजेंस। सेक्शन 157 निकालिए, सेक्शन 157 निकालिए, वहां पर लिखा होगा, पढ़िए उस लाइन को, या उसके मैं पढ़ करके बताता हूँ, मैं पढ़ के बताता हूँ, तो आप केवल निकाले रहिए, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि कहाँ लिखा हुआ, वही आपको अभी कभी नोट कर लेना, बाद में डिटेल बताऊंगा तो सब बताऊंगा ही मैं। आप आ जाइए ऊपर से जो है 1 2 3 4th लेना है, देखिए है टू अ मजिस्ट्रेट एम्पावर टू टेक कॉग्निजेंस। अच्छा आपका वो बोला है, मैं पढ़ ही देता हूँ। देखिए लिखा हुआ कि इफ फ्रॉम इंफॉर्मेशन रिसीव्ड और अदरवाइज एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन has reason to suspect the commission of an offence which he is empowered under section 156 to investigate,
ही शैल फोर्थविथ सेंड अ रिपोर्ट ऑफ द सेम। ये रिपोर्ट कौन सेंड कर रहा है? पुलिस ऑफिसर। सेम टू अ मजिस्ट्रेट इम्पावर टू टेक कॉग्निजेंस। इम्पावर टू टेक कॉग्निजेंस मतलब जिसको जिसको पावर है कॉग्निजेंस लेने का, वो सारे लोग को ये भेज सकता है। ऐसा जनरली किसको भेजा जाता है? एरिया डिवीजन में, मतलब जिस एरिया में ऑफेंस हुआ है उस एरिया को जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट डील करते हैं जनरली उनको भेजा जाता है। लेकिन 157 का रिपोर्ट केवल उन्हीं को नहीं, किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट जिनको पावर है कॉग्निजेंस लेने का उनको सेंड किया जा सकता है। फिर से आप आइए छोड़िए उसको, अब देखिए फिर से जनरली लोग समझते हैं कि एफआईआर के बाद दूसरा स्टेप इन्वेस्टिगेशन, लेकिन उससे पहले भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। वो क्या होता है? वो अकरेंस रिपोर्ट का। क्लियर है? वो क्या होता है अकरेंस रिपोर्ट को? अकरेंस रिपोर्ट का प्रोविजन कहां पर? सेक्शन 157 से। अकरेंस रिपोर्ट मतलब होता क्या है? एफआईआर का कॉपी प्लस इंडोर्समेंट बाय पुलिस ऑफिसर। ठीक है, अब देखिए ये अकरेंस रिपोर्ट दो तरह का होता है, पॉजिटिव अकरेंस रिपोर्ट और नेगेटिव अकरेंस रिपोर्ट। पॉजिटिव अकरेंस रिपोर्ट किसको कहेंगे? जहां पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करना चाह रहा है उसको पॉजिटिव, और जहां पर पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाह रहा उसको हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव अकरेंस रिपोर्ट। पॉजिटिव अकरेंस रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन करना चाह रहा तो कोई प्रॉब्लम, क्योंकि मैं बताया था कि प्री ट्रायल स्टेज का जो ऑब्जेक्ट है वही क्या है? गैदरिंग द एविडेंसेस। तो इन्वेस्टिगेशन में तो एविडेंस ही गैदर किया जाता है। लेकिन अगर नेगेटिव अकरेंस रिपोर्ट वो सबमिट करता, मींस अगर वो कहता है कि इन्वेस्टिगेशन नहीं करने की जरूरत है, तो यहीं पर कौन सा सेक्शन पिक्चर पाता है? सेक्शन 159। और यहाँ पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट को पावर है कि या तो अगर उसको लगे कि ठीक है रीजन सही है कि क्यों नहीं करना चाहिए तो ठीक है, लगता है कि अगर चलिए फेक केस है या उस केस में इन्वेस्टिगेशन जरूरत नहीं है तो वो चुप रह जाएंगे। अदरवाइज अगर उनको लगेगा कि नहीं इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, ऐसे सिचुएशन में वो क्या करेंगे? पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट करेंगे कि आप क्या कीजिए? इन्वेस्टिगेशन कीजिए या खुद इंक्वायरी कर सकते हैं। ये प्राइमा फेसी आया समझिए, बाद में तो डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा? इन्वेस्टिगेशन। क्या होगा इसके बाद? अब आएगा इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन और इन्वेस्टिगेशन का प्रोविजन कहां पर है? 156 पे। इसी से हम लोग को सेक्शन भी लर्न होता चलेगा। और ये जो मैं आपको ग्राफ केवल बताऊंगा स्टेप, अच्छा ये मुझे बता दी कहां तक? यहाँ तक लिमिट था सर, यहाँ तक आ रहा है ना? ठीक है जी, ये आ गया ना ये? हाँ चलिए ठीक है, चलिए देखिए मैं ऊपर लिख लेता हूँ। चलिए अब रवि समझिए कि अकरेंस रिपोर्ट के बाद क्या होगा? अब नेक्स्ट स्टेप होगा इन्वेस्टिगेशन। तो समझिए इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन है कहाँ? 156 में। बाद में इसके सारे क्लॉज पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें से आपको 156 क्लॉज 3 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट और मेंस पर केवल उसी पर क्वेश्चन आता है। 156 क्या है? जहां पर सपोज कीजिए कि पुलिस अफसर को आप गए एफआईआर लॉन्च करने के लिए, पुलिस अफसर ने एफआईआर लॉन्च नहीं किया तो आप क्या करेंगे? एसपी पोस्ट करेंगे एसपी को, और सपोज कि एसपी भी डिनाई कर दे तब आप कोर्ट जाएंगे। तो यहीं पर सेक्शन 156 क्लॉज 3 में क्या पावर है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट पुलिस ऑफिसर बोलेंगे लॉन्च द एफआईआर एंड स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन। तो हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या होगा उसके बाद? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? देखिए ये जो क्रिमिनल प्रोसीजर का जो स्टेप है उसको हम लोग सीख रहे हैं। ये सीख गए, यही प्रैक्टिकल अप्रोच है। इसके बाद आपका काम एकदम आसान हो जाएगा, सीआरपीसी आपको इजी लगेगा। और जो मैं स्टेप बता रहा हूँ यहीं से आप देख लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो सबको मैं बताएगा, इससे एक भी बाहर नहीं आएगा। तो चलिए समझिए। अब रवि हम लोग को समझना कि जब पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करता मतलब क्या? प्लेस ऑफ अकरेंस की तरफ बढ़ेगा। तो अगर मिल गया उसको एक्यूज तो क्या करेगा? अरेस्ट करेगा। क्या करेगा? ध्यान से समझिए, क्या करेगा? अरेस्ट करेगा। ठीक है, अरेस्ट का प्रोविजन कहां से कहां दिया गया है? 41 से लेकर के 60A तक। ये भी आपको पीटी का क्वेश्चन होता है कि कहां से कहां तक। इसको तो हम लोग बाद में डिटेल में बात, अभी तो केवल स्टेप समझे। लेकिन देखिए इसी में एक ऐसा सेक्शन है जिससे एक स्टेप बन जाता है इसी के अंतर्गत। क्या है? देखिए इसमें एक सेक्शन है, सेक्शन 57। अभी याद है आपको क्या है 57? 57 क्या कहता है कि कोई भी पुलिस अफसर अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया है तो वो 24 आवर्स से ज्यादा डिटेन करके नहीं रख सकता। 24 आवर्स से अधिक डिटेन करके नहीं रख सकता।
दूसरा हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पढ़ते हैं 22 आर्टिकल में। आर्टिकल 22 क्या है, यही तो कहता है कि 24 आवर से ज्यादा तो हैवियस कॉर्पस का हम लोग रिट फाइल कर देंगे। क्लियर है। तो सेक्शन 57 क्या कहता है कि किसी भी पुलिस अफसर को, किसी पर्सन को 24 आवर से ज्यादा और डिटेन करके नहीं रख सकता। अच्छा मुझे ये बताइए, अरेस्ट करने का भी रीजन क्या होता है? एक तो लाना जुडिशियल में से, दूसरा जो भी एविडेंसेस है उसको वो टेम्पर ना करे, दूसरा कलेक्ट कर ले। जैसे उससे पूछेंगे कि आपने सपोज की कि कोई जो है किसी का डेथ कॉज किया है गन से, तो पूछेंगे कि आपने किया तो गन कहाँ है, तो रिकवरी बहुत जरूरी है। जो रिकवरी आप लोग सेक्शन 27 एविडेंस में हम लोग पढ़ते हैं, तो ये रिकवरी के लिए। तो सपोज की और बहुत सारा चीजें हैं एविडेंस के लिए, तो बहुत सारी चीजें की जरूरत पड़ेगी, मैं बोलूंगा तो उसी टाइम ये हो जाएगा। तो आप सपोज कीजिए कि 24 आवर्स में प्राइमा फेसी इन्वेस्टिगेशन भी कंप्लीट नहीं हो पाया, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का तो मेन ऑब्जेक्ट ही एविडेंस कलेक्ट करना है, और एविडेंस कलेक्ट ही नहीं हो पाया, तब पुलिस अफसर क्या करेगा? यहीं पर प्रोविजन क्या आएगा? रिमांड। क्या मांगेंगे? रिमांड पुलिस अफसर मांगेगा, और ये रिमांड कहां पर मांगेगा? सेक्शन 167। कहां मांगेगा? सेक्शन 167। क्लियर है? इसको मैं बताता हूं, फिर लिखूंगा ऊपर से। देखिए फिर से मैं बताता हूं कि अकरेंस रिपोर्ट के बाद जो स्टेप होगा वो क्या होगा? इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन में क्या करती है पुलिस अफसर? प्लेस ऑफ अकरेंस की तरफ प्रोसीड करती है। कोई मिलेगा तो क्या करेंगे? अरेस्ट। तो दूसरा स्टेप क्या है? अरेस्ट। अरेस्ट का प्रोविजन 41 से लेकर के 68 तक है। इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है सेक्शन 57 का। इसमें क्या कहता है कि अगर आपने अरेस्ट कर लिया है एक्यूज को, तो आप क्या करेंगे? 24 आवर्स के अंदर 24, इसमें ये करा है 24 आवर्स से ज्यादा डिटेन करके नहीं रखना है। दूसरा इसका ही ऑब्जेक्ट भी है 24 आवर्स के अंदर क्या करेंगे? आप प्रोड्यूस करेंगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने। लेकिन आप अगर इसका ऑब्जेक्ट समझेंगे इन्वेस्टिगेशन, तो इसका मतलब होता है कि एविडेंस कलेक्ट कर। तो सपोज कीजिए कि 24 आवर्स में उसका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो पाया पुलिस अफसर, ऐसे सिचुएशन में वो फर्दर क्या मांगेगा? फर्दर कस्टडी मांगेगा। तो फर्दर कस्टडी के लिए क्या मांगेगा? रिमांड मांगेगा। ठीक है, तो ये रिमांड मांगने का उसके पास कहां पर राइट है? पुलिस अफसर को 167। क्लियर है इतना बात? चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग 167 को समझते हैं कि क्या क्या है, कितने दिन का रिमांड दिया जा सकता है, सब बात समझते हैं। अब देखिए सेक्शन 167, अभी आपको याद है कि कितना दिन का रिमांड इसमें दिया जा सकता है? 30 दिन। इसको दो पार्ट में पहले डिवाइड कर दीजिए, तब आप ठीक से समझ सकते हैं। देखिए पहले तो एक क्वेश्चन आता है कि क्या रिमांड देने का पावर केवल जुडिशियल मजिस्ट्रेट को है या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को भी है? तो दोनों को है पावर। हम लिख लेते हैं, एक तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ये वाला पार्ट में लोग हमेशा गलत करते हैं, ये वाला पार्ट। ये समझिए कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट बार अगर देंगे, फर्स्ट टाइम अगर रिमांड देंगे तो अधिक से अधिक कितना दिन का दे सकते हैं? 15 डेज। याद रखिएगा 15 डेज का। और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट टाइम देंगे तो कितना बार देंगे? ये फर्स्ट और लास्ट कितना दिन दे सकते हैं? केवल 7 डेज दे सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब सपोज कीजिए कि 15 डेज में भी उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं कंप्लीट हो पाया, तब क्या होगा? सपोज कीजिए कि 50 डेज में इन्वेस्टिगेशन ही कंप्लीट नहीं हो पाया, तब क्या होगा? तब आप समझिए, तब अगर ऑफेंस जो है वो किससे है? या तो 10 इयर्स पनिशेबल है, जो ऑफेंस क्या उसकी पनिशमेंट कितना है? 10 इयर्स की है, या डेथ की है, या लाइफ इम्प्रिजनमेंट की है। इसकी है लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ऐसे सिचुएशन में ये 15 डेज कर करके कितना हम बढ़ा सकते हैं? 90 डेज। क्लियर है? कितना दिन बढ़ा के हम लोग ले जा सकते हैं? यहाँ पर तो दिख रहा होगा, ठीक है ना? चलिए ठीक है, तो कितना दिन है? 90 डेज। अब देखिए अदर देन दिस मतलब इसके अलावा, इसके अलावा वाले सिचुएशन में मैक्सिमम आप कितने दिन दे सकते हैं? 16 डेज। 60 डेज। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? फिर से समझिए। देखिए कहा कि अगर 24 आवर्स में अगर नहीं कंप्लीट हो पाता है तो रिमांड का प्रोविजन है, जिसमें पुलिस अफसर रिमांड मांग सकता है। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट कितने दिनों को देंगे?
15 डेज। इस पर भी मेंस का एक क्वेश्चन ही आता है। तो फर्स्ट कितने दिन देंगे? 15 डेज। और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कितना मैक्सिमम? 7 डेज। इससे ज्यादा वो नहीं दे सकते। लेकिन सपोज कीजिए कि 15 डेज में भी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुआ, तो फर्दर क्या होगा? अगर 10 साल तक अगर वो ऑफेंस पनिशेबल है, या कोई ऐसा ऑफेंस है जिसमें डेथ पेनल्टी का प्रोविजन है, या कोई ऐसा ऑफेंस है जिसमें लाइफ इंप्रिजनमेंट प्रोविजन है, तो ये 15-15 दिन करके मैक्सिमम कितना? 90 डेज। क्लियर है? और इसके अदर दिन अगर कोई ऑफेंस है तो कितने दिनों का? 60 डेज। इतना क्लियर है? और अब इसी से समझ लीजिए कन्हैया कुमार वाला केस, अगर 90 डेज में भी आपका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो पाया तो क्या होगा आपको? अब इससे ज्यादा उसको कस्टडी नहीं रख सकते हैं। यहीं पर क्या प्रोविजन आता है? डिफॉल्ट बेल। लोग समझते नहीं डिफॉल्ट बेल क्या होता है। यहीं पर क्या आता है? डिफॉल्ट बेल। मतलब जैसा ही आप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा 90 डेज, तो ऑटोमेटिक उसको क्या बेल। लेकिन ऑटोमेटिक नहीं, याद रखिएगा रिटेन में आपको देना पड़ेगा। आप नहीं देंगे तो इसे नहीं दिया जाएगा, आपको क्लेम करना पड़ेगा। और अगर 60 दिन में अदर दिन के केस में अगर नहीं हो गया तो यहाँ भी क्या मिल जाएगा? डिफॉल्ट बेल। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए 167 में फर्दर मांग सकता है कस्टडी। फर्स्ट टाइम मैक्सिमम कितना दे दिया जा सकता है? 15 डेज। लेकिन अगर 10 इयर्स तक का पनिशेबल अगर कोई ऑफेंस उन्होंने किया है, या डेथ इंप्रिजनमेंट का ऑफेंस किया है, या लाइफ इंप्रिजनमेंट किया है, तो ये मैक्सिमम 15-15 दिन बढ़ करके कितना दिया जा सकता है? मैक्सिमम 90 डेज। लेकिन अगर 90 डेज में अगर नहीं कंप्लीट होता है तब क्या होगा? डिफॉल्ट बेल उसको मिल जाएगा। अदर दिन में 15-15 बढ़ा करके कितना? 60 डेज, और आपको उसके बाद डिफॉल्ट बेल मिल जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए वेरी गुड। ये तो आप अरेस्ट से कोरिलेट प्रोविजन था, उसको आप पढ़े। क्लियर है? चलिए वेरी गुड। अब आप नेक्स्ट स्टेप समझिए। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? चलिए अब देखिए, एक चीज मैं यहीं पर आपको कोरिलेट करके बता देता हूँ। क्योंकि जब हम कस्टडी मांगते हैं तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तो जैसे ही अरेस्ट होता है तो इन्वेस्टिगेशन स्टेज में एक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूँ। जनरली क्या होता है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोई भी काम करते तो उसको इंक्वायरी कहा जाता है। ठीक है, वो इसको स्टेज को भी इंक्वायरी कहा जाता है। लेकिन एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन स्टेज में एक काम करता है, वो काम क्या है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है इन्वेस्टिगेशन, क्वेश्चन आप आज जाकर के बनाइएगा, आपको मिलेगा कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट एक काम करता है इन्वेस्टिगेशन स्टेज में, वो क्या है? कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है। क्या? कन्फेशनल स्टेटमेंट। कन्फेशनल स्टेटमेंट। चलिए ये स्टेप का पार्ट है। क्या रिकॉर्ड कर, ये कहां पे रिकॉर्ड किया जाता है? 164 सीआरपीसी। क्लियर है? ये किस स्टेज में रिकॉर्ड किया जाता है? इन्वेस्टिगेशन स्टेज। क्लियर है ये बात? आप देखिए एक चीज और मैं बता देता हूं। आज तो हम लोग केवल जान रहे हैं इसको कहां से, इसके साथ एक सेक्शन के साथ इसको पढ़ा जाता है। सप्लीमेंट प्रोविजन क्या फॉलो किया जाता है? 281। इसमें क्या होगा? उसको कहा जाएगा कि उसको कि आप कन्फेशनल स्टेटमेंट देने के लिए बाउंड नहीं है। अगर आप देंगे तो आपके अगेंस्ट सब्सटेंशियल पीस एविडेंस के रूप में यूज हो सकता है। आप जाइए पानी पी लीजिए, रिलेटिव से मिल लीजिए। तो कहा कि आप अगर कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करें तो 281 का जो सप्लीमेंट प्रोविजन है उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद इसके साथ ही हम लोग एक और सेक्शन पढ़ते हैं, वो सेक्शन आईटी ऑफ एविडेंस एक्ट। आईटी ऑफ एविडेंस एक्ट, ये समझिए कि सेक्शन आईटी ऑफ एविडेंस एक्ट क्या है। आप सपोज कीजिए कि इस 164 क्या कहता है कि कन्फेशनल स्टेटमेंट कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा? राइटिंग। क्लियर है? अब सपोज कीजिए कि कन्फेशनल स्टेटमेंट जुडिशियल मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड कर लिए। अब वो पर्सन कहता है कि नहीं सर हमको कंपेल करके रिकॉर्ड किया गया, या मैंने जो कहा वो बात नहीं रिकॉर्ड किया गया, क्या जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कोर्ट में बुलाया जाएगा? नहीं बुलाया जाएगा। इसमें कहा कि अगर कोई लॉ कहता है कि कोई रिटेन होना चाहिए तो लॉ क्या प्रिज्यूम करेगी? सेक्शन 90 कहता है उस रिटेन डॉक्यूमेंट को लॉ प्रिज्यूम करेगी कि वो जेन्युइन है। इसीलिए सेक्शन 80 को भी यहाँ पर कोट करेंगे, पढ़ेंगे।
क्योंकि यही आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि इंटरव्यू में कि बताइए आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट और आपने कन्फेशनल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड किया और जो है पार्टी क्लेम करते हैं, क्लेम करते हैं कि नहीं गलत रिकॉर्ड किया गया, तो क्या आपको कोर्ट नहीं माना जाएगा कि आपने क्या किया है, सही किया है, सेक्शन 80 के अकॉर्डिंग। क्लियर है यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन नहीं? चलिए वेरी गुड। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये तो इन्वेस्टिगेशन। अब ये बताइए कि क्या इन्वेस्टिगेशन स्टेज में केवल एक्यूज से ही सब बात होता है, विटनेस से भी तो होता है, विटनेस से भी तो पूछा जाता है। तो पुलिस अफसर क्या करेगी, सेक्शन 161 में क्या करेगी, विटनेस का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी। विटनेस का स्टेटमेंट क्या करेगी, रिकॉर्ड करेगी। अभी हाल में जो वहां बोला हुआ था किसान आंदोलन बोला, तो उसमें जो उसके बेटा से जो पूछा जा रहा था, तो उसमें कहा गया था ना कि आप 161 का स्टेटमेंट पहले जब उनको जेल में भेजा जा रहा था, तो कहा कि आप उससे पूछताछ 161 में कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो तो एक्यूज्ड है, और 161 का स्टेटमेंट कहाँ किसका रिकॉर्ड किया जाता है, विटनेस का रिकॉर्ड किया जाता है। समझ पा रहे? तो 161 में पुलिस अफसर क्या करेगी, इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या करेगी, विटनेस का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी। समझ पा रहे हैं? क्लियर है? अब देखिए यहीं पर एक सेक्शन है, उसको मैं कोरिलेट करके आपको बता देता हूं। यहीं पर सेक्शन 162 आता है, इसके साथ हम लोग पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं समझिए। सेक्शन 162 जो है, ये जो स्टेटमेंट है इसके एविडेंसी वैल्यू की बात करता है। क्या बात करता है, एविडेंसी वैल्यू। क्या हुआ, सेक्शन 162 टॉक अबाउट एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट ऑफ सेक्शन 161 या विटनेस कर दीजिए। क्लियर है? अब इसमें इसके लिए भी मैं इस पर मेंस का क्वेश्चन है, मैं लिखवाऊंगा आपको किसी 161 162 का एविडेंसी वैल्यू क्या होता है, मैं सारा आपको बताऊंगा। लेकिन याद रखिएगा अगर कोई एक्सपर्ट को भेजा जाता है एग्जामिनेशन करने के लिए, उस पर ये अप्लाई नहीं होता, तो ये मैं बताऊंगा बाद में, तो हम लोग केवल ग्राफ बना रहे हैं। यहाँ तक क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं है? चलिए अच्छा ये बताइए, अब इन्वेस्टिगेशन स्टेज में उसी दिन मैं बता रहा था, जिस दिन मैं बता रहा था कि कोई स्टोलन प्रॉपर्टी जो है रिसीव हुआ है, उस स्टोलन प्रॉपर्टी के साथ वो बेल वाला जो यहीं पर क्या आएगा, यहीं पर बेल देने का भी है जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भी और पुलिस को भी, तो यहीं पर क्या आएगा, बेल का भी प्रोविजन आएगा कि नहीं बताइए, बेल एंड बॉन्ड्स। याद आ रहा है कि नहीं रवि? बेल का प्रोविजन पुलिस भी तो बेल देती है, और जिस समय आप प्रोड्यूस के उस समय भी अगर प्राइमा फेसी लगेगा कि बेल देने वाला प्रोविजन है, तो क्या करेगी जुडिशियल मजिस्ट्रेट 437 बताया था मैं, तो बेल इसके बाद क्या होगा, बेल का प्रोविजन। तो बेल कहाँ पर है, 436 से लेकर के अगर बॉन्ड भी आप जोड़ लेते हैं तो 450 450 नहीं पता है तो जान लेना है। बेल एंड बॉन्ड टोटल कहाँ से 436 से लेकर के 450। अब एक बार फिर से बता देता हूँ, हम लोग अभी देखे कि लास्ट देखते रिमांड के बाद मैं आपको बताया कि इसी इन्वेस्टिगेशन स्टेज में एक और काम, देखिए इन्वेस्टिगेशन स्टेज में कितना सारा काम हो रहा है। इसी में क्या होता है कि कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, और कौन रिकॉर्ड करता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इसमें याद रखिएगा एक सी टेक्निकल पॉइंट कि एरिया मजिस्ट्रेट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? एरिया मजिस्ट्रेट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो केस को किसको ट्राई करना होता है, एरिया। जैसे मान लीजिए आपको शास्त्री नगर एरिया मिला हुआ, तो आप शास्त्री नगर के जो केस होगा आप जनरली ट्राई करेंगे। तो कहा कि अगर एरिया मजिस्ट्रेट अगर रिकॉर्ड करेंगे तो वो वाइस रहेंगे, उसको पहले लगेगा कि ये एक्चुअल में ऑफेंस किया है, तो इसीलिए एरिया मजिस्ट्रेट जो कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं। ये आप प्रैक्टिकली आप जब इंटरव्यू में जाएंगे आप बोलेंगे कोर्ट जाते हैं तो आपसे ये पूछा जा सकता है। तो फिर मैं क्या बताया कि पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से 164 में, लेकिन इसके साथ सप्लीमेंट प्रोविजन क्या है 281, इसके साथ 80 भी हम लोग पढ़ते हैं ये। फिर देखिए कि जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड की बात यहाँ पे आया तो एक चीज हम लोग देखे कि इन्वेस्टिगेशन स्टेज में पुलिस अफसर क्या करता है, विटनेस का भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है, वो कहाँ पर 161। अब इसकी एविडेंसी वैल्यू क्या होगी वो कौन सेक्शन बताता है, 162 बताता है। क्लियर है? इसके बाद हम लोग देखें कि इन्वेस्टिगेशन स्टेज में क्या होता है, बेल का भी आता है, स्टेप आता है, जहां पर क्या है कि बेल दिया जाता है। हम लोग जानते हैं थाना से बेल मिलता है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी देते हैं उस स्टेज। जनरली तो आप देखेंगे कॉग्निजेंस के बाद में बताऊंगा, लेकिन इस स्टेज में भी क्या है, बेल का प्रोविजन। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं? चलिए ठीक, यहाँ तक आ रहा है क्लियर है?
पूरा आप थोड़ा सा लॉजिकली देखेंगे तो पूरा सीआरपीसी आपको याद हो जाएगा, पूरा सीआरपीसी। चलिए नेक्स्ट स्टेप हम लोग समझते हैं। अब देखिए बेल भी दे दिया गया, बाकी हम लोग इन्वेस्टिगेशन में सारा तरह जितने तरह का स्टेटमेंट था वो स्टेटमेंट हम लोगों ने रिकॉर्ड भी कर लिया। अब जब सारा स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया तो अब क्या किया जाएगा, वही सारा रिकॉर्डेड स्टेटमेंट को हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है कि जितना भी आप एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं उसको कहाँ पहुंचाना आपको, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट को हम क्या करेंगे, 173 क्लॉज 2 में क्या पहुंचाएंगे, चार्जशीट या इसी को क्या बोलते हैं, पुलिस रिपोर्ट। क्लियर है? ये किसको सबमिट करते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को सबमिट करते हैं। क्लियर है? अब देखिए जैसे ही आप ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट को सबमिट करेंगे तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस। क्या लेगी, कॉग्निजेंस लेगी। आप कॉग्निजेंस समझ, कॉग्निजेंस के सेक्शन क्या है, 190। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ, 190A 190B और 190C। वैसे हम लोग ये पुलिस केस है तो पुलिस केस किसमें होगा, बी में। लेकिन इसमें कौन है, कंप्लेंट केस। और इसमें क्या, इंफॉर्मेशन केस। इंफॉर्मेशन केस। क्लियर हुआ? समझिए जैसे ही चार्जशीट आप चार्जशीट क्या होता है, जो भी आप इन्वेस्टिगेशन में गैदर किए वो सारा जो डिटेल है वो क्या करते हैं, आप सबमिट करते हैं। चार्जशीट जैसे ही सबमिट करेंगे तो क्या होगा, जुडिशियल में से कॉग्निजेंस लेंगे। इसीलिए कॉग्निजेंस को क्या करते हैं, प्राइमा फेसी जुडिशियल एप्लीकेशन ऑफ माइंड। प्राइमा फेसी जुडिशियल एप्लीकेशन ऑफ माइंड, मतलब प्राइमा फेसी, इसमें प्राइमा फेसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ये फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं कि ये केस एक्चुअल में कुछ सब्सटेंस है कि नहीं, कि इसको आगे प्रोसीड किया जाए। लगेगा कोई सब्सटेंस नहीं तो क्या होगा, वहीं पर खत्म कर दिया जाएगा। इसीलिए कॉग्निजेंस में ऐसा नहीं कि वो पूरा चीजों को पढ़ते हैं, वो केवल प्राइमा फेसी आइडिया लेते हैं। और अगर आप लोग नुपुर तलवार वाला आरुषि मर्डर केस अगर पढ़ेंगे तो उसमें क्या हुआ था मैं बताता हूँ, उससे आपको पता चलेगा। उसमें क्या हुआ कि आपको पता है कि सीबीआई क्या करती है कि अपना इन्वेस्टिगेशन में क्या बोलती है कि कोई भी एविडेंस ही नहीं मिल रहा है, तो उसके मदर फादर क्या करते हैं, अपोज करते हैं। तो क्या होता है कि क्लेम सीबीआई कर देते हैं और उसी के अगेंस्ट कोर्ट क्या कर लेती है, कॉग्निजेंस, इसीलिए जेल जाना पड़ेगा उसको। क्या करते हैं, उसी के अगेंस्ट कॉग्निजेंस। तो फिर वो फाइल कोर्ट के सामने आर्गूमेंट होता है कि आप क्यों कॉग्निजेंस ले रहे हैं इनके आगे। तो कहा कि कॉग्निजेंस लेने का मतलब ये नहीं कि हम आपको एक्यूज मान रहे हैं, कॉग्निजेंस लेने का मतलब कहीं नहीं कि वो एक्यूज, प्राइमा फेसी अगर लग रहा है तो कोर्ट क्या कर सकती है, कॉग्निजेंस ले सकती है। ऐसा नहीं कि कोई केस में कॉग्निजेंस ले ली इसका मतलब आप एक्यूज, वो तो प्राइमा फेसी अगर लगता है तो कोर्ट को वो पावर है कि आपके अगेंस्ट कॉग्निजेंस, इसीलिए कॉग्निजेंस लिया गया। बाद में जो ये हुआ समझ पा रहे हैं, तो उसमें भी मैं लिखाऊंगा आपको, जब मैं कॉग्निजेंस लिखाऊंगा तो आरुषि मर्डर केस का मैं लिखवाऊंगा वो, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का वो स्टेटमेंट कि सुप्रीम कोर्ट कहे कि ये कॉग्निजेंस का कहीं से मतलब नहीं कि आपको एक्यूज बनाया जा रहा है। समझ पा रहे? हाँ क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं आता। अब देखिए कॉग्निजेंस के बाद क्या स्टेप होगा, तो आप जानते हैं कि लिमिटेशन ऑफ कॉग्निजेंस है। लिमिटेशन ऑफ कॉग्निजेंस याद कीजिए कहां से कहां तक होगा, 467 टू 472, 467 से लेकर के 472। इसमें क्या है, इसमें कहा, इसमें एक चीज मैं बता देता हूं कि किस ऑफेंस का कितने दिनों तक आप उसका मतलब एफआईआर लॉन्च करवा सकते हैं। एक लिमिटेशन होता है कितने, जैसे सपोज कि आज आपके साथ ऑफेंस हुआ तो कितने दिनों के बाद, एक अभी तो मैं बाद में तो बताऊंगा, ये याद रखिएगा कि 3 इयर्स तक के ऑफेंस पर ये अप्लाई होता है। अगर 3 साल तक का अगर ऑफेंस है तब तो ये लिमिटेशन पीरियड अप्लाई होगा, और 3 साल से अधिक का अगर ऐसा ऑफेंस कोई पर्सन किया है जिसका पनिशमेंट 3 साल से अधिक है, ऐसे सिचुएशन विक्टिम कभी भी
FIR लॉस करवा सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जैसे सपोज कि ये थेफ्ट कितना है 3 इयर्स, तो उसका लिमिटेशन पीरियड क्या है 3 इयर्स ऑप्शन 3 इयर्स। अगर 3 साल के बाद अगर आप करवाते हैं तो लिमिटेशन पीरियड खत्म, आप उसके लिए आप FIR लॉस नहीं करवा सकते। ये क्लियर हो गया लिमिटेशन। इसी के साथ कॉग्निजेंस के साथ हम लोग क्या पढ़ लेंगे लिमिटेशन, और ये कॉग्निजेंस पूरा पढ़ेंगे तो कहाँ 199 तक है, क्लियर है। और इसी में मैं उस दिन आपको पॉस्को में बता रहा था कि कॉग्निजेंस लेने का जनरली पावर किसको है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को। अगर हाई कोर्ट इंपावर कर दे सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को तो वो भी ले सकते हैं, क्लियर है। और कोर्ट ऑफ सेशन को जनरली कुछ विशेष जैसे माने कोई डिग्निटरीज वगैरह का है उस केस में केवल ले सकते हैं, अदरवाइज बार है वो नहीं ले सकते हैं। वो तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, अभी प्राइमा फेसी केवल हम लोग को समझना है, क्लियर है। अब यहीं पर एक चीज मैं खुद से स्टेप मैं आपको बता दे रहा हूं जो हमेशा, अब सपोज कि कॉग्निजेंस स्टेज में ही एक काम होता है, क्या होता है ये समझ, मैं यहीं से एक बार हटा देता हूं आपको। एक चीज बताइए, अब फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को तो जितना पावर है वही मैटर को ट्राई कर सकते हैं, सारे मैटर को ट्राई तो कर नहीं सकते हैं। सपोज कि एक ऐसा केस है जो एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, उसको तो वो ट्राई करेंगे नहीं। इसीलिए कॉग्निजेंस स्टेज के बाद ही कौन क्या होता है कमिटल होता है। क्या होता है रवि, कमिटल होता है। एक वर्ड सुने होंगे सबमिशन, इस सब का मतलब होता है ट्रांसफर, सबमिशन या मेक ओवर, या मेक ओवर। ये कहां पर होता है ये समझिए। देखिए इसके लिए मैं आपको बताता हूं, एक है सेक्शन 209 क्या कहता है, अगर ऑफेंस एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय क्या होगा, ऑफेंस एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, ऐसे सिचुएशन में कहां किस सेक्शन के अंतर्गत कमिट किया जाएगा रवि 209। मतलब अगर कोई केस एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है तो किस सेक्शन के अंदर 20। लेकिन रवि कैसे समझेंगे एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, सीआरपीसी का चार्ट निकालिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चार्ट निकालिए, मैं दिखा देता हूं, मिला चार्ट। देखिए सबसे लास्ट में जहां पर बाय व्हाट कोर्ट ट्राइबल, देखिए रुकिए मैं आपको पेज नंबर तो चूंकि आपका बैरक दूसरा है तो स्टार्टिंग का ही खोल लीजिए ना, स्टार्टिंग पेज वही को मैं दिखा देता हूं। स्टार्टिंग पेज निकाल लिए हैं, चलिए एक मिनट में दिखा दे रहा हूं। चैप्टर 5 से स्टार्ट है, देखिए कोर्ट ऑफ सेशन में दिखा देता हूं। देखिए आप तीसरा, आप सेक्शन 120 रुक जाइए, 121 आइए, सेक्शन 121 उसी में देखते देखते आइए 121। देखिए लास्ट में लिखा हुआ कोर्ट ऑफ सेशन, फिर नीचे कोर्ट ऑफ सेशन, तो जहां जहां ये कोर्ट ऑफ सेशन लिखा हुआ इसका मतलब क्या है, ये सब ऑफेंस होगा, इसका मतलब कहां पर कमिट करेंगे 209। और इसी को बोलते हैं एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय, जहां पर ये मेंशन किया होगा इसका मतलब एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय क्या है कोर्ट ऑफ सेशन, क्लियर है। चलिए अब देखिए दूसरा सेक्शन क्या है 323। यहां भी कोर्ट ऑफ सेशन को, यहां पर दो आदमी को कोर्ट ऑफ सेशन या सीजन, यहां पर आउट टू बी ट्राइड बाय कोर्ट ऑफ सेशन, यहां पर लगे एक तो अगर फ्लो चार्ट वहां पर अगर लिखा हुआ है टेबल में तो डायरेक्टली कहां पर करेंगे 209, लेकिन जहां पर लिखा हुआ नहीं है तब हम 323 के अंतर्गत जहां आउट टू बी ट्राइड वहां लिखा होगा आउट टू बी ट्राइड, ठीक है। और 325 में क्या करते हैं सबमिशन करते हैं किसको, सीजीएम को। जनरली सीजीएम को भेजेंगे ना, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट किसको भेजेंगे, वो सीजीएम बाद में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और एक मेक ओवर का प्रोविजन कहां पाएगा 192 में, यहां पर क्या होगा मेक ओवर। ये किस स्टेज में होगा कॉग्निजेंस स्टेज में। देखिए यही जो स्टेप है इसको आप समझ गए तो फिर सीआरपीसी कुछ है ही नहीं। और जिस दिन ये स्टेप खत्म कर देंगे आपको लगेगा बस इतना ही है, बस उतना ही पढ़ना है। और यही आपके मेनली यहीं से मेंस का और यहीं से पीटी में आपको क्वेश्चन आएगा, क्लियर हुआ। फिर से मैं बता देता हूँ, चार्जशीट जैसा ही सबमिट किया जाएगा तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या लेंगे कॉग्निजेंस का प्रोविजन कहाँ तो 190 से लेकर 199 तक, क्लियर है।
कॉग्निजेंस क्या होता है? प्राइमा फेसी जुडिशियल एप्लीकेशन ऑफ माइंड होता है। मैं बता दिया कि चूंकि पुलिस केस है तो पुलिस केस में कॉग्निजेंस लेने की पावर कहाँ जुडिशियल मजिस्ट्रेट 190 बी में। लेकिन मैं बोला कि सीआरपीसी में जो कॉग्निजेंस है वो जनरली फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट लेते हैं। तो लेकिन अब सपोज कि वो केस ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, तब क्या होगा? तो उसके लिए क्या प्रोविजन है कि आप कमिट करेंगे या सबमिशन करेंगे या मेक ओवर करेंगे। क्लियर है? तो अपर कोर्ट को जनरली कमिट वाला प्रोविजन 209 और 323 में। यहीं पे एक चीज हम लोग ये भी जान लें कि लिमिटेशन पीरियड की कॉग्निजेंस जो कोई भी ऑफेंस करती है कब तक लिया जा सकता है। तो उसके लिए 467 टू 472 दिया हुआ है कि किस ऑफेंस में क्या लिमिटेशन पीरियड है। एक चीज ध्यान रखना है, अगर 3 साल से अधिक के पनिशमेंट वाला कोई ऑफेंस आप किए तो उसके लिए नो लिमिटेशन पीरियड। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? चलिए वेरी गुड, अब समझते हैं। अब देखिए इसी कॉग्निजेंस स्टेज में मैं बोला कि कॉग्निजेंस स्टेज, एक चीज तो मैं यहाँ पर नहीं आपको बताया। देखिए 209 AB जब आप पढ़ेंगे तो यहीं पर अभी क्या है कि इनको भी रिमांड करने का पावर। सपोज कि आप आया, ठीक है, आप कोर्ट ऑफ सेशन को कर दे तो कोर्ट ऑफ सेशन, या सपोज कि बाद में वो पर्सन अरेस्ट हुआ 209 AB में कोर्ट ऑफ सेशन को भी पावर है कि वो रिमांड करे। उसमें देखिए रिमांड लिखा हुआ है, टिक कर लीजिए। रिमांड का प्रोविजन 209 AB, देखिए AB क्लॉज देख लीजिए। 209 सेक्शन निकाल लीजिए, सेक्शन, हाँ 209 निकाल लीजिए। इसी को हाँ 209 AB देखिए रिमांड वर्ड लिखा होगा कि वो रिमांड मन को क्या कीजिएगा, अंडरलाइन कर दीजिए। देखिए रिमांड लिखा हुआ होगा क्लॉज A और B। तो 209 AB देखिए कहीं रिमांड वर्ड लिखा हुआ होगा। क्लॉज A में भी देखिए रिमांड लिखा हुआ होगा, उसको अंडरलाइन कर दीजिए। इससे आप कोरिलेट कर सकते हैं 167 के प्रोविजन को कि यहाँ पे रिमांड का क्या है प्रोविजन। मिला कि नहीं अभी? लाइक में देख रहे चलिए ठीक है, रवि वो वाला ले लीजिएगा, ये ब्रेक मत रखिएगा, ठीक ना। चलिए अब चलिए समझिए यहाँ पर क्या होगा। चलिए कमिटल और सबमिशन हो गया, क्लियर है यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन नहीं है? देखिए ना, अंडरलाइन कर लीजिए ना, तो मैं इसे दिखा दूंगा। चलिए ठीक है। फिर ये रवि क्या होगा, यहाँ पर भी बेल का प्रोविजन आएगा, बेल एंड बॉन्ड्स, और इसके लिए सेक्शन तो सेम ही रहेगा, ऐसा नहीं कि सेक्शन चेंज हो जाएगा। क्या होगा 436 टू 450, ठीक है। अब बताइए कॉग्निजेंस हो जाने के बाद अब क्या होगा? जब कॉग्निजेंस खत्म हो जाएगा तब क्या हो जाएगा? अब क्या करेगी कोर्ट? चार्ज फ्रेम करेगी कि नहीं? चार्ज फ्रेम करेगी। चलिए नीचे तो दिखेगा नहीं, क्या फ्रेम करेगी? कोर्ट चार्ज फ्रेम करेगी, और चार्ज कहां से कहां तक फ्रेम करेगी? 11 to 222 तक है समय। देख लीजिए एक बार कहां तक है अभी? 2 से 11 से चार्ज का 224 आई थिंक होना चाहिए। देखिए ना चार्ज वाले कितना है? 211 से 224। हाँ 224 वही मुझे याद आता है। अब इसके बाद क्या होगा अभी? चार्ज फ्रेम किया जाएगा, और आप चार्ज क्या आप जानते हैं, उसके बाद ट्रायल स्टेज हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? ट्रायल स्टेज। इतना सारा काम जो है आपको वो प्री ट्रायल स्टेज में करना है। क्लियर है? अब एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ, 5 मिनट लगेगा। और अभी इतना ही नहीं, अभी तो स्टेप हम लोग सीखें, उसके बाद डिटेल में
सीखेंगे, एफआईआर की हर एक बात जानेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप अक्रेंस रिपोर्ट का जो मैं लिखा हूँ सारा सेक्शन में क्या क्या है उसको जानेंगे। फिर 41 से लेकर के 60A तक सारा मैं बताऊंगा कि क्या क्या है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग फिर समझ में होगा तो क्या होगा सारा बात। देखिए हम लोग क्या देखें, हम लोग पहले तो ये देखिए कि सीआरपीसी को प्रैक्टिकल अप्रोच में पहले 3 पार्ट में आपको डिवाइड करना पड़ेगा। पहला प्री ट्रायल स्टेज, दूसरा ट्रायल स्टेज और तीसरा पोस्ट ट्रायल स्टेज, ठीक है। देखिए प्री ट्रायल स्टेज जो है ये ट्रायल स्टेज के लिए हम क्या करते हैं, एविडेंस को गैदर करते हैं, ठीक है, एविडेंस को गैदर करते हैं। इसी में हम लोग सपोज किए कि एक ऑफेंस हो गया, ठीक है। जैसा ही ऑफेंस होता है तो हम अपने से उसको पनिशमेंट नहीं देंगे, पनिशमेंट कोर्ट को देने की पावर है। तो हम क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन या तो पुलिस ऑफिसर को देंगे या तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट को देंगे। वो केस टू केस डिफर करेगा। जहां पर जहां पर प्रोविजन होगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट देने का वहां कंप्लेंट देंगे, जहां पर पुलिस ऑफिसर को देने की जरूरत होगा पुलिस ऑफिसर को। तो हम लोग पुलिस केस को ही डील करें। तो यहाँ पर क्या होगा कि आप देखिए केस 2 तरह का होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। एक कॉग्निजिबल ऑफेंस होता है और दूसरा नॉन कॉग्निजिबल। तो सपोज किए कि दोनों तरह का ऑफेंस हुआ, कॉग्निजिबल हुआ है, नॉन कॉग्निजिबल। अगर कॉग्निजिबल ऑफेंस हुआ है तब पुलिस ऑफिसर उस इंफॉर्मेशन को सेक्शन 154 में एज एफआईआर लॉन्च करेगा, क्लियर है। दूसरा अगर नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस हुआ तो एज एनसीआर रिपोर्ट 155 में करेगा, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। इसके बाद सीआरपीसी कहता है कि पुलिस ऑफिसर की अब ड्यूटी यहाँ से अरेस्ट हो जाती है। वो क्या होती है, कहा कि जैसे ही वो एफआईआर लॉन्च करेगा तो सेक्शन 157 में वो क्या करेगा, अक्रेंस रिपोर्ट सेंड करेगा, जिसमें वो किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट जिसको पावर है कॉग्निजेंस लेने का उसको क्या कर सकता है, सेंड कर सकता है, ठीक है। लेकिन हम लोग देखिए कि अक्रेंस रिपोर्ट 2 तरह का होगा। एक होगा, पहले तो ये समझे कि अक्रेंस रिपोर्ट होता क्या है, एफआईआर प्लस इंडोर्समेंट बाय पुलिस ऑफिसर। और ये जो अक्रेंस रिपोर्ट है ये कितने तरह का होता है, 2 तरह का, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। पॉजिटिव है तो वेल एंड गुड, इन्वेस्टिगेशन कर रहा तो वही तो ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर नेगेटिव अक्रेंस रिपोर्ट देता है तो यहीं पर कौन सेक्शन पिक्चर में आता है, सेक्शन 159। और यही जुडिशियल मजिस्ट्रेट को 3 से 4 पावर। एक तो या तो साइलेंट रह जाएगा, किसी उसको लगेगा ठीक तो ठीक है, नहीं अगर लगेगा इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है कहेगा कि नहीं इन्वेस्टिगेशन कीजिए, लगेगा कि नहीं खुद इंक्वायरी करने की जरूरत है, इन्वेस्टिगेशन को ऑर्डर देना सही नहीं रहेगा तो खुद इंक्वायरी करेंगे, क्लियर है। अब देखिए अक्रेंस रिपोर्ट सेंड करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा कि पुलिस ऑफिसर अप्रोच करेगा कहाँ, प्लेस ऑफ अक्रेंस तक। इसी स्टेप को क्या बोलते हैं, इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। अब देखिए जब इन्वेस्टिगेशन के लिए जाएगा सेक्शन 157 में तो वहीं पर क्या करेगा, एक्यूज मिलेगा तो अरेस्ट करेगा। अरेस्ट का प्रोविजन कहाँ से कहाँ था हम लोग देखिए 41 से लेकर के 60A तक। इसी में एक सेक्शन है जो एक स्टेप लेकर के आता है, वो सेक्शन क्या है 57। वो कहता है कि अगर पुलिस ऑफिसर किसी भी पर्सन को अरेस्ट की है तो 24 आवर्स अधिक डिटेन करके नहीं रख सकते, ठीक है। और देखिए एक्यूज को पकड़ने का तो बहुत सारा पर्पस में, एक पर्पस ये भी है कि उससे पूछ करके जितना एविडेंस है उसको कलेक्ट किया जाए। सपोज कि 24 आवर्स में वो काम नहीं हो पाया तो क्या करेगी पुलिस ऑफिसर, फर्दर उससे क्या मांगेगी, कस्टडी मांगेगी। यहीं पर क्या आ जाता है, रिमांड का प्रोविजन, जो कहां पर दिया गया सेक्शन 167। अब देखिए सेक्शन 167 में दो ऑफिसर को पावर है कि वो रिमांड दे, एक तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को और दूसरा जुडिशियल मजिस्ट्रेट को। कोई हेलो, हाँ रवि मैं कोचिंग में आ जाइए, ठीक ना, ठीक। कहाँ बताया था रवि, याद में थे जिला ही पुलिस रिमांड मांगेगी। हाँ अब देखिए रिमांड जो 167 में रिमांड देने का जो पावर है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भी एग्जीक्यूटिव, लेकिन दोनों के पावर में अंतर है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट टाइम 50 डेज का, लेकिन वही अगर ऑफेंस 10 इयर्स पनिशमेंट का है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट का है या डेथ का है तो वो मैक्सिमम 15-15 दिन बढ़ा के कितना दिन दे सकते हैं, 90 डेज। और एग्जीक्यूटिव को कितना है, 7 डेज, क्लियर। अदर देन वाला केस में जहां अगर ये सब ऑफेंस पनिशेबल ना हो 10 ईयर से या डेथ से या लाइफ इम्प्रिजन तब कितने दिनों का साथ है। लेकिन अगर 90 और 60 डेज में भी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होता है तो डिफॉल्ट बिल यही आएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। उसके बाद मैं दूसरा बोला कि इसी इन्वेस्टिगेशन स्टेज में एक यूनिक काम वो क्या होता है, मैं ये बोला कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोई भी काम करते तो वो इंक्वायरी होता है,
लेकिन इन्वेस्टिगेशन स्टेज में जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी एक काम करते हैं, वो क्या करते हैं, कन्फेशनल स्टेट में रिकॉर्ड करते हैं। हाँ। किस सेक्शन के अंतर्गत, सेक्शन 164। लेकिन उसके लिए सप्लीमेंट प्रोविजन 281 है, जिसका प्रोसीजर फॉलो करेंगे वो रिकॉर्ड करने के बाद। उसके बाद एक चीज मैं और बताया आपको कि इसके जेन्युइननेस के लिए चैलेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि सेक्शन 80 ऑफ एविडेंस है क्या कहता है, उसको जेन्युइन माना। क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब मैं बोला कि क्या जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही रिकॉर्ड करेंगे केवल स्टेटमेंट, नहीं, पुलिस ऑफिसर एक्यूज का तो करेगा ही, साथ साथ विटनेस का तो प्रोविजन कहाँ पे दिया गया, 161 में दिया गया। लेकिन उसका एविडेंसी वैल्यू क्या होगा, वो कहाँ पे दिया गया, 162 में दिया गया। क्लियर। अब ये सारे जितने भी स्टेटमेंट है सबको एक जगह कंपाइल करके जो पुलिस ऑफिसर को क्या करना, सबमिट करना, इसको हम क्या बोलते हैं, चार्जशीट या पुलिस रिपोर्ट। ये कहाँ पर 173 क्लॉज 2 में। जैसे ही उसको सबमिट किया जाएगा तो क्या होगा, जो कोर्ट कॉग्निजेंस लेगी। कॉग्निजेंस का प्रोविजन कहाँ पर, 190 से लेकर 199 में। जिसमें हम लोग चूंकि पुलिस केस की बात कर रहे थे, ये कहाँ पर है, 190B में है। क्लियर। फिर मैं आपको बताया किसी में क्या है, लिमिटेशन भी है कॉग्निजेंस लेने का। अगर 3 साल से अधिक है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर 3 साल के अंदर है तो क्या है, तो जो लिमिटेशन पीरियड है उस लिमिटेशन पीरियड के अंतर्गत आपको आना पड़ेगा। वो कहाँ, 467 से लेकर 472 तक है। मैं यही एक बात बताया कि आप जब सीआरपीसी को ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को जनरली पावर है कि कॉग्निजेंस लेने का। लेकिन अगर कोई केस ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है तो तब क्या होगा, तो वहां पर क्या होता है, कमिटल, सबमिशन और मेकओवर है। तो अगर एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन होगा सेक्शन 209 में, अगर लगेगा आउट टू बी ट्राइड बाय तो 323 में कोर्ट ऑफ सेशन को, सीजीएम को करना तो 325 में, मेकओवर करना तो 192 में। क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं आता। फिर मैं बोला कि कॉग्निजेंस स्टेज पर भी बेल का प्रोविजन है, तो वहां पर बेल का प्रोविजन होगा तो वो आ जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसके बाद अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट को सारा, उसके बाद क्या होगा, एक्यूज को अपीयरेंस का होगा, जिसमें मैं बोला नहीं आपको, जिसमें समन भेजा जाएगा, एनबीडब्ल्यू भेजा जाएगा, बीडब्ल्यू भेजा जाएगा। उसी में अगर नहीं आएगा तो क्या प्रोविजन होगा, अटैचमेंट का है, वो मैं बताऊंगा, उस स्टेप को मैं केवल छोड़ दिया हूँ। तो उसमें क्या होगा, अटैचमेंट जो उस दिन आप पूछ रहे थे। उसके बाद आप जानते हैं सूट वारंट वगैरह इशू किया जाएगा। आप जब आ जाएगा तो उसके बाद सारा को ऑब्जर्व करने के बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, चार्ज फ्रेम करेंगे, जो 211 से लेकर 224 है। उसके बाद आपको ट्रायल स्टेज इशू हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में भी क्या करेंगे, हम लोग इसको डिटेल में बात करेंगे और तब फिर हम लोग जाएंगे और ये तीनों को कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग मेंस पर्पस से फिर डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है।